जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम उस पेपर को देखेंगे जो पेपर आपका एसएससी जीडी का 27 अप्रैल का यानी कि पहले दिन और पहली शिफ्ट का साथियों जो पेपर होगा वैसे पेपर को हम लोग देखेंगे। यानी कि वैसे हिंदी के सवाल, वैसे जीके जीएस, वैसे करंट अफेयर के सवाल और वैसे मैथ्स के और रीजनिंग के सवालों की आज साथियों श्रृंखला को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक टारगेट मैं आपको दे रहा हूं साथियों कि हिंदी के मैंने पूरे के पूरे 20 सवाल लिए हैं और इसमें से कम साथियों 15 सवाल आपको करके दिखाना है हर एक हालत में, अगर आप वाकई में हिंदी में अपने आप को अच्छा मानते हैं और सिलेक्शन इस बार लेना चाहते हैं। चलिए तो साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आकर्षक कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है आकर्षक। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए जो भूमि उपजाऊ होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों उर्वर कहा जाता है। और जो भूमि उपजाऊ नहीं होती यानी कि अनुपजाऊ होती है उसको बंजर कहा जाता है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शुद्ध का साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो शुद्ध का विलोम क्या होता है? अशुद्ध होता है। और अशुद्ध का विलोम साथियों शुद्ध होता है। कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको अल्पाहारी कहा जाता है। कम खाने वाले को अल्पाहारी कहा जाता है। हिम का पर्यायवाची आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो हिम को साथियों वायु नहीं कहते, जल नहीं कहते, अग्नि कहते हैं, साथियों बर्फ कहा जाता है हिम को, यानी कि आंसर आपका डी हो जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। प्राकृतिक कैसे लिखा जाता है? ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। क्रय का साथियों विलोम बताइए। क्रय मतलब होता है कोई चीज खरीदना और विक्रय का मतलब होता है साथियों कोई चीज बेचना। यानी कि क्रय का विलोम क्या हो जाएगा? विक्रय। और विक्रय का विलोम क्या हो जाएगा? क्रय। अगला देखिए जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो अनाथ ही कहा जाता है जिसका कोई नाथ नहीं होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है हिंदुत्व कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ऐसे, ऐसे या ऐसे। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हिंदुत्व बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। समुद्र का पर्यायवाची आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो समुद्र को पता बहुत सारे नामों से जाना जाता है लेकिन मेघ नहीं कहते हैं, परिधि नहीं कहते हैं, समुद्र को निर्धि कहा जाता है। निर्धि कहा जाता है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों कुएं का मेंढक, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक उसको कहते हैं मूर्ख को कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। मैं कहूंगा सीमित ज्ञान वाले को कहा जाता है कुएं का मेंढक। यानी कि साथियों देखिए सीमित ज्ञान, मान लीजिए ये कुआं है और यहां पर साथियों के एक मेंढक बैठा हुआ है तो इसको आसमान कितना दिख रहा है? सिर्फ इसको ये लग रहा है कि आसमान सिर्फ जिसको मतलब ये जितना आसमान देख पा रहे उतना ही आसमान है, लेकिन आसमान तो बहुत ज्यादा है। यानी कि इसको सीमित ज्ञान होता है, ये हम लोग कह सकते हैं कुएं का मेंढक। उसके बाद देखिए जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको अज्ञेय कहा जा सकता है साथियों, जिसे जाना ना जा सके। उसके बाद देखिए उदय का साथियों विलोम क्या हो सकता है मुझे बताइए? तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। और अस्त का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? उदय हो जाएगा। तलवार सिर पर लटकी रहना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? भयंकर खतरा बने रहना। तलवार से खतरा हटाना, तलवार साथ लेकर चलना या सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। मैं कहूंगा भयंकर खतरा बने रहने को कहा जाता है तलवार सिर पर लटकी रहना। उसके बाद देखिए परोक्ष का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको कुछ बहुत जरूरी यहां पर बात बता देना चाहता हूं। देखिए आपका जो पेपर है एसएससी जीडी का, इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपके लिए स्पेशली साथियों 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी के देखिए पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी 10 मॉडल पेपर की, दूसरी पीडीएफ आपको साथियों दी जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, है ना। क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर की अगर बात करते हैं तो लगभग 30 से 40% सवाल प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और कुछ नहीं 10 मॉडल पेपर में से तो 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। यानी कि इस पूरी पीडीएफ में से 70% कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी पूछे जाएंगे। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। मैं कहूंगा अगर सिर्फ 45 रुपए में पीडीएफ लेकर आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। इतने कम नहीं, 100, 200, 300, सिर्फ 45 रुपए में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। ठीक है ना। तो इस पीडीएफ को अपने एग्जाम से पहले साथियों जरूर एक बार लेकर देख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत आराम से
क्रैक हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं परोक्ष का विलोम क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। आंसर अगर आपका डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। संस्कार कैसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना साथियों, संस्कार सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद देखिए बादल का पर्यायवाची आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बादल को तो साथियों घन, घर, आकाश, घट क्या कहा जाता है? मैं कहूंगा घन कहा जाता है बादल को। बादल को साथियों क्या कहा जाता है? मेघ भी कहते हैं। बादल को घन कहते हैं, वारिद कहते हैं, नीरद कहते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, नेता ने बहुत ही बढ़िया दिया। क्या दिया? वाद विवाद दिया, प्रवचन दिया, आख्यान दिया, भाषण दिया। तो यहां पर भाषण शब्द आ जाएगा, पूरा वाक्य होगा नेता ने बहुत बढ़िया भाषण दिया। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। निराकार कैसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, निराकार ऐसे लिखा जाता है। अभ्युदय का साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है? अवनति नहीं, इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं साथियों, उन्नति कहते हैं हम लोग। अभ्युदय को उन्नति कह सकते हैं और उन्नति को अभ्युदय यहां पर हम लोग कह सकते हैं। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो 20 सवाल आपके हो चुके हैं हिंदी के और 20 सवाल अब हम लोग देख लेते हैं साथियों जीके, जीएस और करंट अफेयर के। तो इन सवालों को बिल्कुल मिस मत करिएगा साथियों, तैयार कर लीजिए इन 20 के 20 सवाल को, क्योंकि उसके बाद साथियों हम लोग रीजनिंग को देखेंगे और मैथ्स को देखेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो मैं कहूंगा दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर ने किसको हराया था? तो पता साथियों महमूद लोदी को ही तो हराया था। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कहूंगा क्या आपका जवाब होगा? एम विश्वेश्वरैया आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि 15 सितंबर को साथियों ये दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में? तो कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। आंसर आपका ए होगा। लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों मोनपा जनजाति के द्वारा। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोसार उत्सव मनाया जाता है साथियों मोनपा जनजाति के द्वारा। उसके बाद देखिए घनानंद को हराकर मौर्य राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त के द्वारा ही घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो साथियों पहले कौन थी वो? देविका रानी जी थी। यानी कि दादा साहेब पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया था? तो देविका रानी जी को दिया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उस समय साथियों अरुणा आसफ अली के द्वारा ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, वाकई में आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला कौन बन गई हैं? तो कौन साथियों बनी है? रीता फारिया बनी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो मैं कहूंगा साथियों जो मेसेटर नाम की हड्डी होती है ना, मेसेटर नाम की जो मांसपेशी होती है ये कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। उसके बाद देखिए अपने सभी शहरी निगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? तो कोई और नहीं साथियों उत्तर प्रदेश बन गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल फिलहाल में शॉर्ड मॉरिन की अगर बात करते हैं इनको ही भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है। ममादी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब यहां पर गिनी देश हो जाए, क्योंकि गिनी देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं ममादी डोम्बोया को। उसके बाद देखिए 14वां फ्लावर शो कहां आयोजित किया गया है? तो ये साथियों अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में ही 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है। अगला देखिए एशिया व्हिटलॉक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। कौन थे साथियों? ये एक अभिनेता थे। अगला देखिए 69 साल बाद किस देश के बेजियामिनी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है? आपका जवाब यहां पर रूस हो जाएगा, क्योंकि ये रूस देश का बेजियामिनी ज्वालामुखी था, इसमें विस्फोट हुआ है 69 साल बाद हुआ है। अगला देखिए जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। तो कहां साथियों? दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। और 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, असम राज्य बन गया है। असम आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए अगर आप एसएससी जीडी की हम बात करते हैं तो साथियों रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसपे आप 20 में से 20 बहुत आराम से कर लेंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे साथियों और 20 में से 20 आप बहुत आराम से कर लोगे अपने रियल शिफ्ट में, ठीक है ना। उसके बाद साथियों तो रीजनिंग के क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, तो आप भी इन कॉन्सेप्ट को देख लीजिए और चेक कर लीजिए आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और इसमें से कितने सवाल आप लोग कर सकते हैं, पहले से कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल है साथियों, यदि मड को वाटर कहा जाए, वाटर को हीट कहा जाए और हीट को गैस कहा जाए और गैस को एयर कहा जाए और एयर को फायर कहा जाए, तो मछलियां कहां तैरती हैं? भाई साहब मछलियां वाटर में तैरती हैं। और यहां पर वाटर को क्या कहा गया है? यहां पर साथियों वाटर को कहा गया है हीट। वाटर को क्या कहा गया है? हीट कहा गया है। तो आपका जवाब जो होगा वो हीट होगा। और हीट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो इस टाइप का सवाल आएगा, आपको साथियों कर देना है। उसके बाद देखिए साथियों डायरेक्शन का 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं, तो इस डायरेक्शन वाले सवाल को भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि वरुण पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है। आपको सब कुछ पता है, दायां क्या होता है सीधा हाथ, बायां क्या होता है उल्टा हाथ। आपसे कहा जा रहा है वरुण, तो वरुण मान लीजिए अभी यहां पर है, पूर्व की ओर जाता है 20 किलोमीटर, पूर्व इस तरफ होता है तो 20 किलोमीटर ये चल दिया। कह रहे कि दाईं ओर यानी कि सीधे हाथ पर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है, सीधे हाथ पर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर जाता है साथियों, बाएं मुड़ता है वो 20 किलोमीटर जाता है, फिर से वो बाएं ओर मुड़ता है और 30 जाता है। अब देखिए 30 जो जाएगा ना वो 20, तो जब ये 15 है, सॉरी ये 15 है ना और 30 जाना है उसको, तो इसकी डबल होगी लगभग साथियों, इतनी हो जाएगी, है ना। तो अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 40 जाता है। अब देखिए ये टोटल अगर यहां से यहां तक चलोगे तो 40 होगी। क्यों? क्योंकि ये 20 है और ये 20 है, तो मैं कहूंगा ये टोटल यहां तक जाएगी, ये आपकी 40 हो जाएगी। कहने बताइए वरुण प्रारंभ के बिंदु से कितनी दूर है? यानी कि यहां से साथियों ये दूरी है, ये कितनी है? तो ये दूरी कैसे निकाल सकते हो? ये 15 है तो ये 15 हो जाएगी, बची ये भी 15 क्योंकि ये टोटल 30 है, तो 15 किलोमीटर की तो दूरी हो जाएगी। दूसरी चीज पूछी जा रही, बताइए वरुण प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर? तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है? प्रारंभ के स्थान से। यानी कि अगर इधर से देखा जाए, प्रारंभ के स्थान से देखा जाए, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? ये उत्तर दिशा कहलाई जाएगी। तो मैं कहूंगा 15 किलोमीटर और उत्तर दिशा कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रमा शिवम की पत्नी है, शीला शिवम की बहन है और अर्जुन की पत्नी है, अमित शीला का बेटा है, सोनाली अर्जुन की बेटी है। अमित का सोनाली से क्या संबंध होगा? यानी कि सोनाली क्या कहेंगी अमित को? जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। रमा शिवम की पत्नी है, तो ठीक है। शिवम की अगर हम बात करते हैं तो शिवम की यहां पर पत्नी कौन है साथियों? रमा है, ठीक है। रमा पत्नी है तो माइनस लगा लेंगे, शिवम पुरुष है तो प्लस लगा लेंगे। यानी कि शीला शिवम की बहन है, यानी कि शिवम की बहन कौन है साथियों? शिवम की बहन की अगर बात करते हैं तो शीला है, माइनस लगा लेंगे। यानी कि और अर्जुन की पत्नी, यानी कि शीला जो है ना ये शिवम की तो पत्नी है, लेकिन सॉरी शीला जो है ना ये शिवम की तो बहन है लेकिन अर्जुन की पत्नी है, तो अर्जुन की पत्नी होगी साथियों। पति पत्नी के लिए हम डबल लाइन लगाएंगे साथियों, हम समझ जाएंगे देख करके, हाँ डबल लाइन है तो पति पत्नी है। यानी कि अमित शीला का बेटा है, यानी कि इन दोनों का बेटा हो जाएगा, अर्जुन और शीला का बेटा हो जाएगा साथियों अमित, ठीक है। तो अमित बेटा हो गया। सोनाली अर्जुन की बेटी है, सोनाली अर्जुन की बेटी है, यानी कि अगर बात करते हैं सोनाली की तो ये अर्जुन की बेटी, यानी कि इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक शीला है, सॉरी एक अर्जुन और शीला के 2 बच्चे, एक सोनाली है एक अमित है। कहा जा रहा है सोनाली अमित को क्या कहेगी? तो सोनाली अमित को क्या कहेगी? भाई कहेगी। तो भाई आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों, एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे ही सवाल मैंने लिया है जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक ही पासे के फलकों पर एल जेड आई डी एन और ए अंकित है, ठीक है कोई बात नहीं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 2 स्थितियां दी गई हैं, यानी कि फलक एन के विपरीत पर फलक कौन सा होगा? बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। एन के LADAZ, यहां पर एन तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो एक काम करिए साथियों, आपको ये दिख रहा है कॉमन, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है ना। तो कॉमन अंक जो है ए, इसको आधार मानकर अगर हम बात करते हैं, देखिए ए ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा।
ए के बाद क्या है आई और जेड, तो साथियों आई और जेड हो जाएगा। और इधर ए के बाद क्या है डी और एल, तो डी और एल हो जाएगा। यानी कि जेड का विपरीत पूछा जाता तो एल बताते, एल का विपरीत जेड बताते, आई का विपरीत डी बताते और डी का विपरीत आई बताते, लेकिन ए का विपरीत यहाँ पर ए आ रहा है। देखिए 6 नंबर होते हैं, 6 लेटर होते हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगा एन ही आ जाएगा, यानी कि ए का विपरीत एन हो जाएगा। और एन का विपरीत पूछा गया है तो साथियों ए हो जाएगा, तो ए आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक घड़ी सुबह 8:45 से सुबह 10:12 तक चलती है, बताइए इस समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी, इतनी सी बात पूछी जा रही है। सबसे पहले ये देखिए कि 8:45 से 10:12 तक कितने मिनट हो रहे हैं, तो 15 मिनट तो इधर हो गए, है ना, 15 मिनट इधर हो गए, और 9 बज गया, 9 से 10 यानी कि 60 मिनट फिर वो हो गए, और 12 मिनट साथियों ये हो गए, कितने हो गए 70, 75, 75, 85 और 87, यानी कि कुल मिला के 87 मिनट यहाँ पर बात चल रही है। अब अगर बात करते हैं, अच्छा मुझे एक चीज पता है, घंटे की सुई की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी, तो जो घंटे की सुई होती है ना साथियों, ये 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो मैं कहूंगा 87 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, तो इसकी 87 से गुणा कर दीजिए, तो 87 मिनट में, तो फिर इसकी भी 87 से गुणा करना पड़ेगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, है ना, और 2 पंजे 10, यानी कि मैं कहूंगा 43.5 डिग्री चलेगी, है ना। अगर 87 मिनट समय है और 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 87 मिनट में 1/2 गुणा 87 यानी कि 43.5 डिग्री चलेगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि 5 लड़कियां हैं, बीना, एलिसा, हेमा, केतकी, जोया, एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो एक वृत्ताकार सा तो हमने यहां पर बना लिया, कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और एक साथ तो यहाँ पर 5 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं, हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं, बीना एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी। अब देखिए आप इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे या इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करते हैं तो बीना यहाँ पर भी हमें मिल रही हैं और बीना हमें यहाँ पर भी मिल रही हैं। अगर हम इसको इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे हेमा जोया, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हेमा जोया हमें आगे कहीं पर मिल रही, नहीं मिल रही ना, तो कॉमन वाली लाइन को हम सॉल्व करते हैं। 2 बार जिक्र किया गया होता है जिस नाम का, उसको हम सातों देखते हैं। बीना यहाँ पर देख लेते, केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बीना है, तो केतकी को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए केतकी सातों यहाँ पर बैठ गई, तो केतकी के बाएं बीना बैठी, यानी कि बीना यहाँ पर बैठी होंगी केतकी के बाएं। अब देखिए बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है, बीना और एलिसा, तो एलिसा यहाँ पर बैठेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि कहा गया है कि बीना और एलिसा के बीच में केतकी बैठी है, केतकी बैठी हुई है। उसके बाद देखिए जोया के दाईं और ठीक बगल में बैठी है हेमा, तो अब के साथ तो क्या आप कर सकते हैं, हेमा जो है ना, हेमा की अगर बात करते हैं, अच्छा मैंने ये एलिसा यहां पर बना लिया गलती से, पता क्यों गलती हो गई, एक मैंने ये वाली जो देखी ही नहीं है ना, ये वाली देखिए, तो एलिसा आपकी यहां पर बनेगी। आप लोग समझ गए होंगे साथियों, क्योंकि कहा गया है, किधर गया, कि बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है, तो बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन है, जोया के दाईं ओर बैठी है हेमा, तो जोया कहाँ पर बैठेंगे, जोया यहाँ पर बैठेंगी, और जोया के दाएं ओर कौन बैठेंगे, हेमा बैठेंगे, तो हेमा यहाँ पर बैठ जाएंगी। एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, मैं कहूँगा जोया बैठी है, तो जोया आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में विशाल का स्थान बाईं तरफ से 70वां है, ठीक है। 29 लड़के हैं और विशाल का स्थान बाईं तरफ से, विशाल की अगर हम बात करते हैं साथियों, बाईं तरफ से जो स्थान नंबर है वो 70वां है। पुनीत का स्थान दाएं तरफ से 70वां है, पुनीत की अगर हम बात करते हैं साथियों, पुनीत का स्थान जो है ना ये इधर से 70वां है, दाईं तरफ से। बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के बैठेंगे, यानी कि यहाँ पर कितने लड़के बैठेंगे, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, टोटल लड़के 29 है, 70वां इधर से स्थान है, 70वां इधर से स्थान है, तो 17 + 17 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 34 हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपसे कहा गया है 29 लड़के हैं, है ना, 29 लड़के। देखिए हो ये भी सकता है विशाल यहां पर बैठा है और पुनीत यहां पर बैठा है, तो इनके बीच कितने लड़के हैं, ये भी हो सकता है,
है ना। तो साथियों क्या आप करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे कि आप अब देखिए टोटल के 29 है, तो मैं कहूँगा 34 में से 29 जाएगा, 34 में से अब जब 29 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए साथियों 5 आपका बच जाएगा, 5 आपका बच जाएगा। अब ये 2 बार काउंट किया गया, एक बार ये एक बार ये, तो इसलिए 2 यहाँ से घटाना पड़ेगा, मैं कहूँगा 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के होंगे, 3 लड़के होंगे, 1 2 3, तो 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि FVZ GXA HZB IBC कौन से 3 लेटर अब यहां पर आएंगे, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए F के बाद G, G के बाद H और H के बाद I, I के बाद क्या आता है, J आता है, तो J एक तो यहां पर सिर्फ यहीं पर ही तो है, तो यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, V क्या, V 22 पर X 23 पर है ना, V 22 पर X 24 पर होता है तो 2 बढ़ाया गया है, X से Z हुआ है 2 बढ़ाया गया है, Z से B हुआ है 2 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाएंगे साथियों तो D आ जाएगा। देखिए D यहां पर है, ठीक है, Z से A, A से B है ना, B से C, अच्छा मतलब Z में एक बढ़ाओगे तो A ही आएगा, A से B फिर B से C फिर D आ जाएगा, यानी कि D J D D कहां पर लिखा हुआ है, J D D ऑप्शन नंबर B में ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि आरेख क्लास के बीच बच्चों की पसंद को दर्शाता है ना, ये चीज आपको दिख रही है, अब बड़ा कर दूं थोड़ा, एक सेकंड रुकिए। देखिए नीचे वाली लाइन देख लीजिए साथ, ऊपर वाली कोई मतलब नहीं है उससे कोई। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं, देखिए मंगल को पसंद करते हैं, मंगल को पसंद करते हैं ये लोग जितने यहां पर हैं, ये सारे मंगल को पसंद करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बृहस्पति को पसंद करते हैं। मैं कहूंगा साथियों ये वाला जो अंदर वाला गोला है ना, ये वाला अगर बात करते हैं साथ, तो इनको अगर हम प्लस यहां पर कर दें, क्योंकि ये मंगल को भी पसंद करते हैं और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, लेकिन जब हम 12 को देखेंगे तो ये मंगल को पसंद करता है लेकिन बृहस्पति को नहीं, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। 14 की अगर बात करें तो ये मंगल को पसंद करता है लेकिन बृहस्पति को नहीं, इसलिए हमें 13 और 16 नंबर को जोड़ देना होगा, ये नंबर हो जाएगा 29, यानी कि 29 लोग जो है ना ये मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि IMD रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। अब कार्यवाही आपको बताना है साथियों, इनके आधार पर, इस कथन के आधार पर कार्यवाही साथियों कौन कौन सी यहां पर हो सकती है। चलिए देखिए, समय पर चेतावनी देने के लिए IMD की प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरा है सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाएं। देखिए अगर मान लीजिए IMD ने एक रिपोर्ट पेश की है कि भाई बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है, तो ठीक है ये IMD का काम होगा, है ना। तो अब जो जिसका काम है अगर वो काम कर रहा है तो इस समय चेतावनी देने के लिए IMD की प्रशंसा की जानी चाहिए, ये बात हो सकती है। लेकिन अब एक तरीके से अगर बात करें प्रशंसा देना, तो मुझे सही ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उसका एक तरीके से काम है ना, उसका वही काम है, बार बार क्या उसको प्रशंसा ही देते रहोगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार को मीडिया द्वारा ये चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरों को इस दौरान मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल साथियों मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाएं, ये आपका सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो दूसरा वाला आपका सही है, पहला वाला आपका सही नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 है। तो दर की अगर बात करें, दर कितनी है, 15% है, समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष का दे रखा है, साधारण ब्याज कितनी है साथियों 9,000 है। करिए यदि ब्याज दर 30% हो जाती है, यानी कि ब्याज दर 15% से 30% हो जाती है, तो 2 वर्षों का क्या साथियों, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये बात आपसे यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही। कोई दिक्कत नहीं साथियों, देख लेंगे इसको भी हम लोग। सबसे पहले आप एक काम करिए साथियों, आप साधारण ब्याज इसका निकाल लीजिए, आपको सूत्र पता होगा साधारण ब्याज का क्या होता है, PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है साथियों, 9,000 दे रखा है, बराबर। अगर बात करते पी की, अगर बात करते पी कितना है, पी आपको नहीं दे रखा है, तो पी 15% और समय कितना है 3 वर्ष का बटे 100 आ जाएगा 100, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर बात करते साथियों, देखिए
दो जीरो है ना, इधर गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, इसमें साथियों एक तरीके से ये तो फिर आपका 9 लाख हो जाएगा, और ये 15 गुणा 3 जो है ना वो इधर आ जाएगा बराबर पे। यहाँ से हमें मूलधन बदल जाएगा साथियों, 15 से अगर कट करें 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, तो ये आपके 4 जीरो इधर आ गए। 3 से कट करते हैं तो 3 दूना 6, और ये आपका इधर जो आ गया वो 20,000 आ गया, यानी कि मूलधन कितना निकला, मूलधन आपका 20,000 निकला। तो अब हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से कि यदि ब्याज दर 30% हो जाए, इसको मानेंगे, और समय 2 हो जाए और मूलधन 20,000 हो जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकाल देते हैं। मूलधन कितना निकला है साथियों, 20,000 निकला है ना, और 30% दर दे रखी है, 2 वर्ष का समय दे रखा है। अब 100 से भाग दे देंगे तो दो जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30 दूना आपका 60 हो जाएगा, और ये आपका इधर 200 आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना निकल आएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 12,000 आपका साधारण ब्याज निकल आएगा, जो कि कहां पर है, जो कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। रवि और मनोज के बीच हुए एकल चुनाव में रवि को कुल मान्य वैध मतों का 61% मिलता है। यदि कुल मत 25,000 थे तो कुल मतों के 20% को अवैध या अमान्य घोषित कर दिया गया, तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिले, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए इसको मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। 2 लोग यहाँ पर हैं साथ, तो एक तो रवि है और दूसरा कौन है, दूसरा यहाँ पर मनोज है। एक रवि है और दूसरा मनोज है। कह रहे कि इनके बीच एक चुनाव होता है, इसमें से 61% मतों के क्या लिखा हुआ है, मनोज के बीच हुए एकल चुनाव में रवि को कुल मान्य वैध मतों के 61% मत मिलते हैं। यानी कि अगर यहां पर साथों हम लोग बात करते हैं, देखिए 100% कुल मिला के मत होते हैं, है ना, 100% मत होते हैं। अगर बात करते हैं साथों 61% रवि को मिलते हैं, 61% रवि को मिलते हैं, तो बाकी 39% साथों मनोज को मिलेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 39% मनोज को मिलेंगे, 39% मनोज को मिलेंगे, और 61% की अगर बात करते हैं तो ये रवि को मिलेंगे, क्योंकि दोनों का योगफल 100 होता है। जीता ये है और हारा ये है। कह रहे कि यदि कुल 25,000 है मत पड़े हैं और कुल मतों के 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए साथियों 25,000 टोटल मत हैं और यहां पर 20% अवैध हैं, तो वैध कितने होंगे, वैध 80% होंगे। तो 25,000 वोटों के 80% निकालिए, देखिए वैध मत कितने होंगे। तो 2 जीरो से एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 की गुणा सातों 8 से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और 2 जीरो और लग जाएगा, यानी कि 20,000 वैध मत हैं। तो आपको कहा जा रहा है दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिले, मनोज को 39% मत मिले। तो मैं कहूंगा 20,000 का 39% कितना होता है, देख लीजिए, और यही आपका जवाब हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 39 दूना 78, और 2 जीरो लग जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या कि दूसरे उम्मीदवार मनोज को 7800 मत मिले। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई नहीं दे रखी है, देखिए लंबाई की अगर बात करते, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 16 और 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे। 16 और 12 सेंटीमीटर है क्रमशः, यानी कि लंबाई 16 हो जाएगी और चौड़ाई क्रमशः कितनी हो जाएगी साथियों, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि अगर आपको लंबाई पता है, आयत की चौड़ाई पता है, तो दोनों को गुणनफल कर दो, आपको उस आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी कि साथियों 16 गुणा 12 आपको कर देना है। तो मैं कहूँगा 16 गुणा 12 की अगर बात करें, 16 दूना 32, 16 कम 16, 2 9 192 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं साथियों हम लोग अगला सवाल। आपसे कहा जा रहा है एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं और पुरुष है, इनकी संख्या का अनुपात 6 4 3 है। यानी कि अगर बच्चे 6 हैं तो महिलाएं 4 होंगी और पुरुष 3 होंगे। यानी कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य कितने हैं, 200 हैं। यानी कि कम से कम अगर देखा जाए तो 200 है। कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी है, बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है। अगर इसको हम 6x 4x 3x माने, यानी कि आपको बच्चों की न्यूनतम संख्या 6x की वैल्यू यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 6 की गुणा x से कर दीजिएगा। देखिए साहब, तो यहां पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, 6x 4x और ये आपका सातों 3x है। यहां पर आपसे कहा गया है कि 200 है। अगर हम इन सबको जोड़ें, 6 4 10 और 13 यहां पर बन जाएगा, है ना। 13 की गुणा सातों हम किससे करें कि लगभग सातों यहां पर 200 आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर 13 की गुणा सातों आप 16 से कर देते हैं, 13 की गुणा
अगर आप 16 से कर देते, देखिए कितना आता है, 6 3 18 हो जाएगा, 6 कम 6 और आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 208 हो जाएगा। यानी कि अगर 15 से करते फिर कम हो जाएगा, है ना। तो अगर साथियों यहाँ पर हम x का मान क्या निकाल सकते हैं, 16 यहाँ पर कर लेंगे, तो कुल मिला के x का मान आपका 16 आ चुका है। तो कॉलोनी में न्यूनतम संख्या 200, ठीक है। कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या 6x है, तो x का मान 16 निकला है। तो 6 गुणा 16 कितना हो जाएगा साथियों, 96 हो जाएगा। यानी कि बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया साथियों ये सवाल। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है 4 संख्याएं क्रमशः 2, 5, 3, 8 के अनुपात में है। इन 4 संख्याओं का योगफल 432 है, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा। देखिए सबको जोड़िए, 8 3 11 16 17 18, यानी कि 18x की जो योगफल दे रखा है वो 432 दे रखा है। देखिए क्या x का मान यहां से निकल सकता है, 432 बटे 18 निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। अगर हम 2 से कट करें तो 9 आ जाएगा, 2 दूना और ये आपका 16 आ जाएगा। 9 से कट करें, 9 दूना 18, 9 चौक आपका 36, बिल्कुल x का मान आपका यहाँ पर 24 निकल आया है। तो पहली संख्या देखिए 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। और अंतिम चौथी संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 24 अट्ठे की अगर बात करते, क्योंकि ये 8 है, 24 अट्ठे की अगर बात करें, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 19 हो जाएगा, यानी कि 192। तो इनका योगफल आपसे पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा इनका योगफल, तो इनका योगफल 240 हो जाएगा। और 240 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए सर, तो अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:5, यानी कि अगर खरीदा गया है, विक्रय मूल्य अगर 7 है तो क्रय मूल्य 5 है। यानी कि अगर खरीदा है 7 रुपए में और बेचा है 7 रुपए, मतलब खरीदा है 5 रुपए में और बेचा है 7 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। इसको प्रतिशत में आपको बदलना है। देखिए प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य नीचे आता है, क्रय मूल्य कितना है साथियों, 5 है, तो 5 आ जाएगा। 5 से कट होगा साथियों आपका 20 आ जाएगा। 20 दुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मैं कहूंगा 40% का लाभ होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये सारे के सारे सवाल आप लोगों ने देखे, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। साथियों उसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को साथियों 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपको वो 10 मॉडल पेपर साथियों जरूर देखना चाहिए जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार किए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ले लेता है। तो आप अगर साथियों ये जो पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई दूसरे नंबर वाली, यहां से इन क्वेश्चंस को देख लेंगे तो 30 से 40% कंटेंट डिक्टो आपको देखने को मिल जाएगा और लगभग 50% कंटेंट आपको यहां से भी देखने को मिल जाएगा जो 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपके लिए साथियों तैयार की गई है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन का, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ, जीके, हिंदी का क्वेश्चन हो, चाहे करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर जस्ट उस क्वेश्चन के नीचे ही टाइप है और उस सवाल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं साथियों वो भी आपको नीचे ही मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की अगर बात करते हैं साथियों, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़ में दी जा रही हैं। अगर साथियों 45 रुपीज़ में आपका ये पेपर क्रैक हो जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आपकी शिफ्ट में कुछ समय बाकी है, कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ दिन बाकी है, तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से साथियों देख लीजिएगा और एग्जाम हॉल में चले जाइएगा। पेपर आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का जब आप पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको वही व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएंगी। ठीक है ना साथियों। चलिए तो इस वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑल क्लासेस की लिंक दे दिया है साथियों। उन क्लासेस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।